तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राइट बेटे, अच्छा वेटेज भी है कंपटीशन से। भी लोग इसको बहुत, जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नोमेनक्लेचर आईपीएसी नेम ये सारे पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ भी हम लोगों को कुछ सीखना है। कोऑर्डिनेशन नाम से ही क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर क्या हो रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसा कंपाउंड जिसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व रहेगा। पहला चीज़ देखो, साइंस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैक्सिमम आपका कॉन्सेप्ट नेम से ही क्लियर हो जा रहा है। कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, जो कंपाउंड बनेगा, यानी किस तरह की कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तीन बॉन्ड पर है हम लोग, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। राइट तो यहां पे जो हम लोग पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यानी वैसा कंपाउंड कंसीडर करना है जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व हो। पहला चीज, ठीक है। तो इस चीज को हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जितना ही क्लियर रहेगा उतना ही ये चैप्टर में आपको आसान हो जाएगा। यानी 20% यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझना है, जो आप लोग पहले भी पढ़े थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी तरह से उस चीज़ को समझेंगे। कोवलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या देखते थे, मान लो कोई भी दो एलिमेंट है, ए एंड बी में कंसीडर किए, तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यदि सिंगल बॉन्ड की बात करें, और बी का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या है कि आप भी एक इलेक्ट्रॉन दो, मैं भी एक इलेक्ट्रॉन देके दोनों भाई कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि भूख लगी हुई है, ठीक है, रोटी एक ही है मेरे पास, दोनों को भूख लगी हुई है, तो क्या करेंगे, आधा मैं भी खा लेता हूं, आधा तुम भी खा लो, शेयर कर लिए। राइट तो जैसे कैसे आप लोग फ्रेंड सर्कल में जाते हो, जैसे 2-4 फ्रेंड हो, ठीक है, एस्टिमेट ज़्यादा हो गया तो उसके बाद क्या करते हो, शेयर कर लेते हो। चलो भाई 50 रुपीज़ तुम भी निकालो, 50 रुपीज़ तुम भी निकालो, 50 रुपीज़ आप भी निकालो, और शेयर करके तीनों खाना खा लेते हैं। किसी के एक के पास मान लीजिए 150 नहीं है, तो व्हाट यू आर डूइंग, शेयर बेस। तो उसी तरह से यहाँ भी बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए और बी दोनों बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। और आयनिक बॉन्ड में क्या करते हैं हम लोग, कैटायन एनायन, उस पर अभी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए ध्यान से समझना है। जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। जैसे एक इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैं और अमित दोनों फ्रेंड हैं और दोनों चाह रहे हैं बिजनेस करना। तो बिजनेस हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करें, कम पैसे में ही इन्वेस्टमेंट में मेरा बिजनेस चालू हो जाए। तो अमित ने भी आइडिया दिया, मैं भी आइडिया दिया कि खाने का बिजनेस सबसे बेस्ट है, वो तो चलेगा ही, 10 गो दोस्त यार को फ़ोन कर लेंगे, रोज़ समोसा खाने आएंगे ही। तो हम लोग क्या किए कि चलो समोसा का हम लोग स्टॉल अपना लगा देते हैं, ठीक। तो एस्टिमेट बना, मान लो 50,000 का खर्चा, पूरा उस बिजनेस स्टार्टअप करने में 50,000 खर्च लग रहा है, 50,000 खर्च लग रहा, ठीक है। तो मैंने दोनों में बातचीत हुआ, ठीक है 25,000 आप दे दीजिए, 25,000 अमित बोला मैं दे दूंगा, दोनों 25,000। जब 25,000 दोनों शेयर करेंगे तब तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अमित कहा कि सर मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, मेरे पास तो मैंने 25,000 का मान लो स्टॉल सब खरीद लिया
और अमित को बोला कि अब 25,000 तुम भी दे दो भाई, आगे का सब सामान लेके आते हैं। कहा सर घर में प्रॉब्लम आ गई, चाहे जो भी ABCD, मेरे पास तो अभी है नहीं। तो मैं क्या, ठीक है बिजनेस तो, लेकिन मुझे करना तुम्हारे ही साथ, मुझे दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस करना है तुम्हारे ही साथ, ठीक है तुम्हारे बदले मैं 25,000 दे रहा हूं। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट मैंने क्या दिया, मैं पे किया और बिजनेस स्टार्टअप हो गया। और लेकिन ये जो 25,000 मैंने अमित के बदले दिया, तो ये नहीं हुआ कि अमित उसको 25,000 लेके दूसरे जगह लगा दिया, राइट। वो इसी बिजनेस में ही लगाए, समोसे वाले स्टॉल में ही बिजनेस लगाए, तो टोटल का टोटल मैंने पे किया। लेकिन जो अमित को, ये नहीं कि अमित को मैंने दान दे दिया कि भाई तुमको रिटर्न नहीं करना है, तुम्हें रिटर्न नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया। ठीक है, ये जो भी दे रहा हूं आप दूसरे जगह खर्चा नहीं करना है, आपको 25,000 इसी बिजनेस में ही खर्चा करना है, कि टोटल खर्चा 50,000 है। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जैसे A और B है, अब यहां पर केमिस्ट्री में समझ लें, A के पास मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रहने का मतलब पैसा है इसके पास ज्यादा। ऑलवेज मैं केमिस्ट्री में यही बताया हूं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के पास ज्यादा होने का मतलब रिच है। तो A के पास मान लो फॉर एग्जांपल से इलेक्ट्रॉन्स है, अमीर है, और B के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहां पे क्या होगा कि जब B के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कोई, तो यहां पे अब दोनों चाह रहे हैं एक दूसरे को, जैसे मैं और अमित, हम ही दोनों चाह, मैं चाह रहा हूं अमित के साथ ही बिजनेस हो, मैं तीसरे के साथ नहीं चाह रहा हूं। और A और B दोनों चाह रहे हैं कि भाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, लेकिन B के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पैसा है ही नहीं। तो A क्या कहा, कोई बात नहीं, मैं ही आपके बदले दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो A ने कहा कि ठीक है मैं ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, लेकिन ये कभी नहीं ध्यान समझना चाहिए, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन B को दे दिया, तो ये कभी नहीं ये सोचना कि A ने इसको दान दे दिया। ये अपने ऑक्टेट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या रूल चाहिए कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए। तो ये जो एक B को इलेक्ट्रॉन दिया, यही समझना जरूरी है, जो बच्चे गलती करते हैं। यानी एक जो B को इलेक्ट्रॉन दिया, इट डजंट मीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी ये किसको दिया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में गया है। A का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में गया है, इट डजंट मीन कि ये दान में चला गया, ये अपना ऑक्टेट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा ये, और ये 2 इलेक्ट्रॉन देके यहां पे अपना ये ऑक्टेट पूरा करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, डोनर एटम। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो डोनर एटम, दिस इज कॉल्ड डोनर एटम, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या हो गया, एक्सेप्टर एटम। अब यहां एक चीज और समझना है, एग्जाम्पल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ए जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बी के पास जगह भी होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं और एक कोई और मेरा फ्रेंड है, दोनों रसगुल्ला खा रहे हैं, बाजी दोनों वेट लग गई, और खिला कौन रहा है, मेरा फ्रेंड अमित आज खिला रहा है मुझे रसगुल्ला। ठीक है, कहा सर आज मेरा बर्थडे है, आपको 1 रुपया खर्च नहीं है। पूरे पार्टी को कहा कि नहीं, आज टोटल सुबह से लेकर शाम तक मेरा खर्चा होगा, मेरा बर्थडे है, मैं पार्टी दे रहा हूं, राइट। तो ये नहीं कि अमित खाना नहीं, वो अमित भी खा रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये खेला हो गया
कि ये नहीं कि ये सारा पैसा दे रहा तो ये नहीं खा रहा, ये भी खा रहा है। जैसे ये अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है। सिमिलरली पार्टी सारे पैसा यही दे रहा है, लेकिन इट डजंट मीन कि ये नहीं खा रहा, ये जो हम लोग खा रहे हैं वो भी ये भी खा रहा है। अच्छा, अब हुआ भाई रसगुल्ला कौन ज्यादा खाएगा, इस बात की लग गए हमें सर आज तो पार्टी है तो रसगुल्ला जितना जिसको खाना है आप लोग खाइए। तो रसगुल्ला पेट में तभी जाएगा जब पेट में कोई जगह रहेगा, तभी तो रसगुल्ला आप एक्सेस खा सकते हो। उसी तरह से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बी तभी लेगा जब बी के पास जगह होगा। राइट बेटे, तो इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए एक्सेप्टर पर क्या कंडीशन होना चाहिए कि एक्सेप्टर के पास जगह होना बहुत जरूरी है। जगह ही नहीं होगा तो पैसा ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहां। तो कंडीशन ध्यान क्या देना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये बी एक्सेप्टर के लिए एम्प्टी स्पेस होना बहुत जरूरी है इस इलेक्ट्रॉन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल से दिया है, जैसे कोई है बॉयज है, इसको और अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, आपने स्कूल में गया, कोई फ्रेंड से जो अच्छा लगा, जैसे अमन है चाहे कुणाल, ये जो भी हैं, ठीक, तो कुणाल भी चाह रहा है सबसे दोस्ती करने के लिए, लेकिन कुछ लोग सोचे नहीं यार इससे मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, चाहे जो भी ABCD वॉट एवर योर रीजन, चाहे मेरी मैचिंग नहीं हो रही है, चाहे ये सबके साथ होता है, नॉट सिंगल वन। लेकिन एक तरफा जो है कनेक्टिविटी कुणाल का ही है कि मुझे इनसे दोस्ती बनानी है, और अमन के पास बहुत सारे ऑलरेडी दोस्त है। इधर से स्नेहल भी फोन कर रहा है आ जाओ भाई, इधर से अमित भी फोन कर रहा है, और कुणाल बीच में कर रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है कि मैं भी उस पार्टी में जाऊं। लेकिन अमन की कोशिश क्या है कि उसको आने से मेरा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ऑलरेडी उसके फ्रेंड सर्किल से पूरा कंप्लीट है। जो मान लो 5 फ्रेंड की सर्किल के पार्टी बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन कुणाल की इंटेंशन क्या है कि मुझे भी उस पार्टी में एंट्री लेना है। तो भाई अमन के पास जगह होगा तभी तो कुणाल जाएगा। मान लो जिस स्पेस में पार्टी रखा 5 ही टेबल है, चेयर है बैठने के लिए, तो छठा आदमी वो तभी जाएगा जबकि उसके पास जगह होगा। तो वही चीज मैं समझा रहा हूं, बी क्या है, अमन के पास जगह ही नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कहां से, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए एक्सेप्टर एटम के पास ये भी होना बहुत जरूरी है कि जगह होना चाहिए उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। राइट बेटे, तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। कोवलेंट बॉन्ड में क्या रहा है, दोनों शेयर कर रहे हैं, दोनों पैसा मिलाकर बिजनेस से स्टार्ट किए 50-50%। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है, एक ही आदमी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन वो ये जो पैसा दूसरे के बदले भी दे रहा है, वो दूसरे जो पैसा यूज नहीं कर रहा है, वो बिजनेस में ही जा रहा है। हाँ, दोनों जो भी प्रॉफिट हुआ विल शेयर। राइट, तो सेम चीज यहां ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। इससे भी अच्छा चीज समझना है, फ्रेंड्स गए मान लीजिए मूवी देखने, आप पॉपकॉर्न ले लिए, कोल्ड ड्रिंक ले लिए, सारा खरीद लिए क्योंकि अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने मान लो खरीदा पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक सारे, जितने आप लोग सारे बैठ कर हम लोग मूवी देख रहे हैं, तो ये डजंट मीन कि जो पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक मैं ले आऊं सिर्फ आप, मैं भी तो खा रहा हूं, मैं भी तो खा रहा हूं। जैसे ए भी दोनों इलेक्ट्रॉन, तो वो भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यूज कर रहा है। ये नहीं हुआ कि वो दान दे दिया तो मेरे को अब चाहिए नहीं, ये चीज नहीं हो रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। राइट बेटे, तो ये क्लियर कंसेप्ट हुआ कि कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो एक्सेप्टर पास जगह होना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होने में ध्यान क्या देना है कि एक जो होगा इलेक्ट्रॉन रिच होगा जिसके पास, अच्छा इलेक्ट्रॉन रिच कैसे समझेंगे,
या तो उसके पास निगेटिव चार्ज हो उस एटम के पास, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या कहलाएगा, डोनर एटम। निगेटिव चार्ज हो जैसे OH माइनस, Cn माइनस, Cl माइनस, NH3 में देखें क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहां पे इसका देखें तो H बॉन्ड बना लिया, 5 होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो डोनर एटम या तो निगेटिव चार्ज देखकर पकड़ेंगे या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखकर पकड़ेंगे, राइट। दो एटम के बीच में, फिर अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 2 एटम के बीच में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक से ज्यादा कभी नहीं बनेगा। 2 एटम के बीच में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी भी 8 ऑक्टेट वाला काम गड़बड़ हो जाएगा। वो बाद में इसका देखेंगे, यूज भी है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट के लिए 2 एटम के बीच में ओनली सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्लियर बेटे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही पूरे चैप्टर में खेला है, इसीलिए बच्चे लोग को ये चैप्टर अंडरस्टैंड नहीं आता, समझ में नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, पहला चीज। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के लिए एक डोनर एटम होगा, एक एक्सेप्टर एटम होगा। ओके, इस डोनर एटम को अब आ जाए, जैसे जब चैप्टर को धीरे आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, ये जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ क्या। जो डोनर एटम होगा उसको क्या बोलेंगे, डोनर एटम को कोऑर्डिनेट कंपाउंड में लिगेंड, LIGAND, लिगेंड। जो डोनर एटम होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे, वो क्या कहलाएंगे, डोनर, लिगेंड या डोनर एटम। लिगेंड की बात यहां पर होगी, एक नया नाम यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ, लिगेंड। अच्छा, जो एक्सेप्टर एटम होगा उसको यहां पर क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम या आयन। एक्सेप्टर एटम को क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम और आयन, सेंट्रल एटम और आयन। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए इस क्लास में, ठीक है, मैं एक टीचर हूं, सेंट्रल एटम मैं हो गया, आप सारे स्टूडेंट क्या हो गए, आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप सारे मेरे से कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हैं, एस्टैब्लिश दी रिलेशंस। तो आप सारे के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं सेंट्रल एटम बीच में हूं, अमन मेरे से कोऑर्डिनेशन किया क्योंकि उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नेगेटिव चार्ज है। ये क्या सारे स्टूडेंट क्या हो गए, लिगेंड हो गए। मैं क्या हो गया, सेंट्रल एटम, बीच में हूं, सारे स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हो गए। कोई एक कोऑर्डिनेशन, कोई 2 हो सकता है, कोई 3 से कोऑर्डिनेट करना चाहेगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी, जो किसी से ज्यादा अच्छा रिलेशन तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो सारे आप लोग स्टूडेंट क्या हो गए, आप लोग पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो आप सारे स्टूडेंट मेरे क्या हो गए, लिगेंड हो गए, और मैं एज ए टीचर सेंट्रल एटम हो गया। ये 2 टर्म समझना बहुत जरूरी है, सेंट्रल एटम और लिगेंड। लिगेंड कौन कहलाएंगे, डोनर एटम को बोलते हैं, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। राइट बेटे, क्लियर है। कौन कौन, एटम और आयन, आयन का फॉर्म में रहेगा तो आयन। अच्छा, अब ध्यान देना है यहां पर सेंट्रल एटम या इसको एक बॉडी बीच में ऊपर जोड़ो, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन।
अब ध्यान, यहां सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर ऐड हो रहा है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ही सीखना है। मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम, मैग्नीशियम, सारे मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मेटल नॉन मेटल के बीच में। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटल ऑलवेज गिव्स द इलेक्ट्रॉन्स, मेटल तो कभी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। अब लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो एसेंशियल मेटल की बात कर रहे हैं, तो कौन सा मेटल होंगे, 3D और 3D वाला ऑर्बिटल वाले, 3D ऑर्बिटल वाले, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। सेंट्रल मेटल कौन होगा, डिफाइंड हो गया, क्योंकि मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन देता है जनरल। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम, जो टीचर मैं हूं, मेरे पास जगह होना चाहिए ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन आप लोग दोगे। यहां तो सोडियम के पास तो इलेक्ट्रॉन देता है जगह, ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो सेंट्रल एटम मेरे पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह होगा, तो जगह कहां है, 3D ऑर्बिटल में। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल, तो ये सेंट्रल मेटल कौन सा होंगे, 3D ऑर्बिटल वाले मेटल, 3D ऑर्बिटल वाले, क्योंकि वहां पर 3D ऑर्बिटल जगह खाली है, तभी तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, जगह तो होना चाहिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाने के लिए। तो यहां ये फिक्स हो गया, सेंट्रल एटम कौन से होंगे, 3D वाले, पीरियोडिक टेबल में जो 3D ऑर्बिटल में है वो सारे, क्योंकि 3D ऑर्बिटल पर जगह रहेगा। राइट, ये भी कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़े इसमें। तो एक चीज फिर अब एक बार रिवाइज करते हुए चले। पहले क्या देखे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना चाहिए, पहला चीज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो एलिमेंट के बीच में एक डोनर एटम होगा, एक एक्सेप्टर एटम होगा। कंडीशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए एक्सेप्टर के पास जगह होना चाहिए। जो एक्सेप्टर होगा उसको सेंट्रल मेटल एटम और आयन बोले, और ये कौन सा रहेगा, 3D वाला पीरियोडिक टेबल में, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। इलेक्ट्रॉन देने वाला डोनर एटम लिगेंड बोलेंगे। राइट, जैसे एग्जांपल दिया, एज ए टीचर मैं सेंट्रल मेटल एटम हूं, सारे मेरे स्टूडेंट जो हैं लिगेंड हैं। आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मेरे से अटैच हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जो उसके पास पैसा वही सारा खर्च करता है, पार्टी में सारे एंजॉय करते हैं, पार्टी में सारे एंजॉय करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ध्यान क्या देना है कि आप ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या बोलते हैं, लिविस बेस। ये सारे कॉन्सेप्ट पक्का होना जरूरी है। डोनर एटम क्या होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो लिविस बेस हो गया। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या बोलते हैं, लिविस एसिड। ये हो गया लिविस एसिड, ये सारे पॉइंट नोट करते चलिए, लिविस एसिड। ठीक है बेटे, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लिविस बेस हो गया, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो लिविस एसिड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हो गया, मिटाऊं। अब चले, जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार राइट अप भी कर ले, आपको लिखवा भी देता हूं साथ के साथ। आइए लिखते चलो अब बेटे सारे, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट नहीं करने का है, नोट्स भी प्रिपेयर रहेगा कंपटीशन के लिए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ए कंपाउंड containing coordinate bond
बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम, समझ में आ गया? सेंट्रल मेटल एटम किसको बोल रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम, राइट, यानी एक्सेप्टर को बोलेंगे, ठीक है? जो एक्सेप्टर होगा, ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड को ही, लिगेंड से पहले, लिगेंड क्योंकि शुरू में जाएंगे बच्चे नहीं, सेंट्रल मेटल एटम एंड ए नंबर ऑफ अदर एटम और ग्रुप, अदर एटम और ग्रुप, जिसको कि हम लोग लिगेंड बोलते हैं। ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड ए नंबर ऑफ अदर एटम और ग्रुप, जिसको कि लिगेंड हम लोग बोलते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, जैसे K4 FeCN6, ठीक है? तो जस्ट यहां पर आप क्या देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा, वही बड़े ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आगे बताऊंगा मैं, ठीक है? बड़ा ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां जो भी प्रेजेंट रहेगा, कहां पर प्रेजेंट रहेगा? बड़े ब्रैकेट के अंदर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां कहां रहेगा? बड़े ब्रैकेट के अंदर। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या कौन कौन सा रहेंगे? सेंट्रल मेटल एटम रहेंगे और लिगेंड रहेंगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर में कौन रहेगा? इस बड़े ब्रैकेट के अंदर में सेंट्रल एटम एंड लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इस बड़े ब्रैकेट के अंदर में पूरे क्लासरूम में मैं और मेरे जितने स्टूडेंट हो गए सारे के सारे हो गए, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस क्लास में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इस क्लासरूम में सेंट्रल मेटल एटम मैं हो गया, मेरे सारे स्टूडेंट क्या हो गए? लिगेंड हो गए, जो कि कैसे कनेक्टेड हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो कैसे पहचानेंगे? जैसे इस क्लासरूम को जैसे आइडेंटिफाई करना होगा, कोई भी बाहर से आता है तो पहले क्या देखेगा? वो टीचर कौन है, इस क्लासरूम का मुखिया कौन है। जैसे घर में आपका फैमिली मेंबर हैं, कोई भी बाहर का आदमी आता है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई भी प्रॉब्लम आ गया, चाहे कोई भी कंप्लेन करने के आया, तो पहले किसको खोजेगा? आपके घर के मदर या फादर को। तो घर में घुसते ही पहले मदर या फादर आपके क्या होंगे? सेंट्रल एटम। उसी तरह से ये बड़े ब्रैकेट के घर में जैसे ही इंटर करेंगे, पहला जो मिलेगा, पहला कौन जो मिलेगा? एटम या एलिमेंट, वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल मेटल एटम। जिस तरह से घर में घुसते सबसे पहले मुखिया मिलता है, घर के आपके मदर फादर मिलेंगे, उसी तरह से इस सेंट्रल स्फीयर में इंटर करने पर पहले कौन मिलेगा? सेंट्रल मेटल एटम। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंट्रल मेटल एटम? घुसते ही पहला जो एलिमेंट मुझे दिखाई दिया वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल मेटल एटम। और बाकी जो बच गए वो सारे लिगेंड कहलाएंगे। जैसे इस क्लासरूम में कोई भी इंटर करेगा तो पहले मैं मिलूंगा उससे, तो मैं क्या हो गया? सेंट्रल मेटल एटम। और मेरे सारे स्टूडेंट क्या होंगे? जो रेस्ट बच गए वो सारे लिगेंड कहलाएंगे। तो इस तरह से हम कैसे पहचानेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कौन लिगेंड है? क्लियर समझ में आया बेटे? तो यहां पर ये दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो बात कहा जा रहा है ना, ए कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन
सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। ये जैसे आयरन हो गया और Cn पे क्या है -1 चार्ज, एक निगेटिव चार्ज होता है। तो जो निगेटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाता है, डोनर एटम। तो ये क्या कहलाता 6 है, तो ये देखो सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से Cn 1 2 3 4 5, एक यहां और आ गया। ये देखो बीच में आयरन क्या हो गया 3D, और 3D का है आयरन का कितना है एटॉमिक नंबर 28, कितना है आयरन कोबाल्ट निकेल 26। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो d ऑर्बिटल आ जाएगा, d ऑर्बिटल में वैकेंट जगह है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसके पास जगह है, इस सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स देंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे को ले सकता है। तो बी आयरन क्या हो गया सेंट्रल मेटल एटम, और ये साइनाइड क्या हो गया यहां पर लिगेंड हो गया। कितने लिगेंड हैं 6 है। यही चीज तो ये लाइन दे रहा है, ए कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड ए नंबर ऑफ अदर एटम और ग्रुप, जिसको कि लिगेंड बोलते हैं। समझ में आया बेटे, क्लियर। अच्छा चलो अब आगे देखें कि ये सेंट्रल मेटल एटम के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, उसके भी नोट से लिख ले हम लोग। ये मिटाता हूं लाइन। ट्रांजिशन मेटल ही हम लोग क्यों कंसीडर किए सेंट्रल एटम के लिए, उसके लिए रीजन क्या क्या है। ट्रांजिशन मेटल आयन, जैसे एफी वहां पर आपका एफी प्लस, ठीक है, एफी +2 होता है आयरन का, 2 होता है +2 चार्ज। तो ट्रांजिशन मेटल आयंस forms a coordination compound। ट्रांजिशन मेटल जब भी बनाएगा तो क्या बनाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों, क्योंकि उस 3D ऑर्बिटल आ जाता है, उसमें जगह उसके पास है। तो इसीलिए ट्रांजिशन मेटल जितने भी हैं वो क्या बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। मेटल पे जनरली इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल जो होंगे वो क्या बनाएंगे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों बनाते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका साइज छोटा, पहला पॉइंट, दे हैव ए स्मॉल साइज, पहला रीजन। उसके बाद उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, दे हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। दूसरा रीजन। थर्ड रीजन आपका वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। थर्ड, दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो वाई वर सेलेक्टिंग, हम लोग ट्रांजिशन मेटल क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, 3 रीजन, साइज छोटा होता है। दूसरा, अब ये सोडियम साइज बड़ा है, ठीक है ना। तो पहला साइज इसका छोटा होता है ट्रांजिशन मेटल का। दूसरा, वैकेंट d ऑर्बिटल उसके पास है। थर्ड, एक्सेप्ट बताया था ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बनेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह भी होना चाहिए। जैसे कैसे एग्जांपल दिया कुणाल, वो अब 5 वो जगह है तो कैसे वो इंटर करेगा, नॉट पॉसिबल, राइट।
तो दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, जगह होगा तभी तो भाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, और दे कैन एक्सेप्ट दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो फॉर एग्जाम्पल कभी जगह भी है लेकिन वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा, जगह रहते हुए भी एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनेगा। तो एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हो तो फॉर्म कंप्लीट फिलअप कब होगा, जब तक आपका सबमिट बटन नहीं क्लिक होगा तब तक तो फॉर्म फिल आपका सबमिट होगा नहीं। फॉर्म तो आपने फिल किया लेकिन सबमिट फाइनल क्लिक नहीं करोगे तब तक तो फॉर्म ही नहीं फिलअप होगा। तो जब तक ये आपका ट्रांजिशन मेटल है, जब तक एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार ही नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है बेटे, क्लियर, ओके, डन, आगे बढ़े। चलो लिख लिए। साथ के साथ क्वेश्चन भी करते चलेंगे, हम लोग पढ़ते चलेंगे और उसके साथ उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में हो या कंपटीशन में वो भी कंप्लीट करते चलेंगे। जहां याद करना होगा मैं बोल दूंगा बेटे इसको याद कर लो। अब चलो इसको अब आपको याद करना होगा, जो कि क्वेश्चन पूछेगा भी, पूछता भी है, वो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। क्लोरोफाइल, क्लोरोफिल, ठीक है। दूसरा हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। थर्ड विटामिन B12, थर्ड विटामिन B12, ये हटाना है, हेमोग्लोबिन। ठीक है बेटे। अब यहां पर क्या है, क्लोरोफाइल कौन सा सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, कौन सा सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, क्लोरोफाइल, हेमोग्लोबिन और विटामिन B12। तो क्लोरोफाइल जो है आपका मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम उसका सेंट्रल एटम होगा, इसको याद रखना होगा। हेमोग्लोबिन सेंट्रल एटम आयरन होगा। विटामिन B12 सेंट्रल एटम आपका है कोबाल्ट है। इस चीज को बेटे याद कर लो। क्लोरोफाइल सेंट्रल एटम मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम आयरन, विटामिन B12 का सेंट्रल एटम आपका कोबाल्ट। ठीक है, इसको रट जाना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हुए हैं उसको करते हैं, इसी पर क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन, क्लोरोफाइल contains first magnesium, second option iron, third option cobalt, fourth option निकेल। क्लोरोफॉर्म कॉन्टेंस कौन सा, इसमें अभी देखें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कंटेन करता है। सेकेंड क्वेश्चन यहीं पर विटामिन B12, ये सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे हुए हैं। विटामिन B12 बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेंस कोबाल्ट, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन आयरन, फोर्थ ऑप्शन निकेल। तो विटामिन B12 कंटेन्स कोबाल्ट, विटामिन
12 contains कोबाल्ट। ठीक है बेटे, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है मैच करने का टेबल, इसको लिख लो तब उसको करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफाइल मैग्नीशियम कंटेन करता है, उसके बाद हेमोग्लोबिन, आयरन और उसके बाद विटामिन B12, कोबाल्ट। ये 3 चीज अभी याद करने हैं जिसे कि क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में मैच दिया हुआ है, 2 कॉलम दिया और दोनों को मैच करना है। कॉलम 1 इधर कॉलम 2। पहला क्लोरोफाइल, सेकेंड ब्लड पिगमेंट, थर्ड विल्किंसन कैटलिस्ट, विकिंसन कैटलिस्ट, और फोर्थ विटामिन B12। इस साइड क्या दिया हुआ है? फर्स्ट रोहिडियम और सेकेंड कोबाल्ट, थर्ड कैल्शियम और फोर्थ आयरन, फिफ्थ मैग्नीशियम। ये मैच करना है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं। हाँ, एक एक्स्ट्रा दिया है। हाँ, तो पहले जो जो जानते हो उसको तो मिला लो पहले। जैसे क्लोरोफाइल के लिए मैग्नीशियम, ठीक है, वो ऑप्शन दिया रहेगा 1 to 2 ABCD दिया हुआ है ऑलरेडी एनसीईआरटी में। अच्छा, विटामिन B12 आप जानते हो, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, पहले इसको मार्क कर लो। 2 चीज़ आपको पहले से नोन है। अच्छा, ब्लड है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन पर है ना, उसमें क्या है? आयरन। अच्छा, विल्किंसन कैटलिस्ट रोहिडियम, वो ऑप्शन में ABCD इस तरह से दिया रहेगा कि आपको रोहिडियम को पकड़ने में दिक्कत नहीं रहेगा। ए बिट शायद उसका आंसर में है। ठीक है बेटे, तो अभी याद करने वाली 3 चीजें आपको याद रखना जरूरी है कि आपका हेमोग्लोबिन पर है, हम लोग हेमोग्लोबिन में क्या रहेगा? आयरन, ठीक है। उसके बाद विटामिन B12 में थोड़ा देखना, गलत मेरे से भी हो सकता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट हो गया, क्लोरोफाइल में मैग्नीशियम हो गया और हेमोग्लोबिन में आयरन। ये 3 चीजें याद रखना है। अब आगे बढ़े हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका क्लासिफिकेशन 2 बेसिक पैरामीटर कंसीडर किया गया। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, लिगेंड के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड यानी स्टूडेंट जो हो गया मेरे, ठीक है। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ
चार्ज, चार्ज किसका, यानी जो ब्रैकेट के ऊपर उसकी चार्ज की बात कर रहे हैं। ब्रैकेट ही तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कहाँ, बड़े ब्रैकेट के अंदर। बाहर वाला को बताएंगे अभी नाम क्या बोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कहाँ, बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्ड किस बेस पे किया गया, लिगेंड कैसा है, मेरे स्टूडेंट कैसे हैं, उस बेस पर। लिगेंड भी अब क्या हो सकता है, या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास हो सकता है या निगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, सॉरी ये वो तो चार्ज के लिए है, लिगेंड के लिए हाँ एक ही तरह के फ्रेंड हैं, एक ही तरह के सारे लड़के उसमें हैं कि लड़का लड़की दोनों इंक्लूडेड है, यानी सेम टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे CN FeCN होल 6, तो Fe के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए सारे सेम टाइप के हैं, डोनर एटम सेम टाइप के हैं। तो इसको क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड कहने का मतलब दो टाइप के हो गए, होमोलेप्टिक, होमो मीन्स सेम, होमोलेप्टिक यानी सारे के सारे बॉयज ही हैं क्लास में, या सारे के सारे गर्ल्स ही हैं क्लास में। होमो का मतलब सेम, सेम लिगेंड, सारे सेम लिगेंड रहेंगे, या तो बॉयज या गर्ल्स। जैसे FeCN होल 6, K4 FeCN होल 6, तो यहां पर सारे के सारे लिगेंड क्या हैं, CN है, सेम है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक। और जो डिफरेंट है हेट्रोलेप्टिक, दूसरा हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड कहने का मतलब या तो सेम टाइप के होंगे, हेमोल और हेट्रो मीन्स बॉयज गर्ल्स दोनों हो गए स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट NH3 होल 5Cl, यहां पे देखो NH3 भी है और Cl भी है लिगेंड में। तो कोऑर्डिनेट क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड में पहले ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड मींस सेम टाइप के हैं कि डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं। होल 3 नीचे में 3 सब्सक्रिप्ट में। तो होमो और हेट्रोलिप्टिक क्लियर समझ में आ गया। सारे स्टूडेंट या तो बॉयज या गर्ल्स जिसको कि होमो बोलेंगे, और बॉयज गर्ल्स मिक्स करके रहेंगे उसको हेट्रोलिप्टिक बोलेंगे। जैसे एग्जांपल भी क्लियर हो गया। और दूसरा क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किसकी चार्ज, ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। किस ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है कि न्यूट्रल है। ये बड़ा ब्रैकेट जो है ये पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस बड़े ब्रैकेट को बोले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे इसका एग्जांपल FeCN होल 6 -4। न्यूट्रल के लिए Ni निकेल कोबाल्ट होल 4, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। और पॉजिटिव वाले के लिए हम लोग दे देते हैं एक ये किधर गया, Fe क्रोमियम Cr NH3 होल 5 Cr NH3 होल 3 H2O होल 3, इस पर प्लस चार्ज दिया हुआ है, प्लस। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है उस बड़े ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है कि न्यूट्रल है, इस बेस पे भी हम लोग
कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, यहाँ कंपाउंड कर देना बेटे, नॉट बॉन्ड, सॉरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है 2 पैरामीटर में हम लोग डिवाइड किए, पहला ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड किस तरह के हैं, सेम टाइप के होंगे तो होमो बोलेंगे, और डिफरेंट टाइप के होंगे हेटेरोलेप्टिक बोलेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज यानी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर हम देखेंगे चार्ज क्या है, जिसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि न्यूट्रल है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैरेक्टराइज किए। तो हम लोग क्या, जस्ट फिर रिवाइज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग क्या देखे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या देखे, उसमें हम लोग सेंट्रल मेटल एटम डिफाइन किए, लिगेंड डिफाइन किए, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद उसको कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन किए कि लिगेंड कैसा है, पहला एक पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, और स्क्वायर ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चार्ज कैसा है उस बेसिस पर, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। ये 2 पैरामीटर बेसिस पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड को क्लासिफाई किया हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इतना कर लो पहले तो मिटाओ, हो गया, मिटा दूं मैं। इसमें रटने की कोशिश नहीं करना है, जितना समझ सकते हो समझो, जितने बार बार उसको देखो, लेक्चर्स को नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये चैप्टर ये पूरे माइंड गेप है, कहीं कहीं याद करना जो कि मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट का मतलब ही क्या हो गया, इसमें 2 सॉल्ट होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड एक ही सॉल्ट है, ठीक है बेटे। तो डबल सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, डबल सॉल्ट अब सोडियम क्लोराइड है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है, तो डबल सॉल्ट का सिंगल सॉल्ट तो सोडियम क्लोराइड होगा, यहां पर क्या होंगे, 2 सॉल्ट होंगे जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, 2 सॉल्ट होंगे जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाए, यानी वाटर में डिजॉल्व में, जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन डिजॉल्व हो गया वाटर में। उसी तरह से यहां दोनों सॉल्ट क्या होंगे, जब वाटर में डालेंगे तो आयन के फॉर्म में ब्रेक कर जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट, ठीक है। तो डबल सॉल्ट dissociated into simple ions completely when dissolved in water, वाटर में यदि डबल सॉल्ट डालेंगे तो पूरी तरह से आयन के फॉर्म में डिजॉल्व हो जाए, आयन के फॉर्म में ब्रेक कर जाएंगे। जैसे सिंगल सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के फॉर्म में ब्रेक कर जाएगा। तो डबल सॉल्ट डिसोसिएटेड इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली, कब, जब उसको पानी में वाटर में डालेंगे। अब यहाँ फिर याद करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे डबल सॉल्ट के, जो एग्जाम्पल सब करेंगे, जैसे हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और आपका ये विटामिन B12 में बताया कौन कौन सा सेंट्रल एटम प्रेजेंट रहेंगे। उसी तरह से यहाँ भी फॉर्मूला 3 गो है, तीनों को आपको याद करना है डबल सॉल्ट का। पहला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि जो चीज़ याद करने का मतलब वो क्वेश्चंस आते हैं।
पहला क्या है, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, CARANALLITE, कार्नेलाइट डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। फॉर्मूला इसका क्या है, KCl MgCl2 6H2O, इसको बेटे याद कर लो, कार्नेलाइट, CARANALLIT, कार्नेलाइट, फॉर्मूला क्या हो गया, KCl MgCl2 6H2O। अब इसको जब वाटर, अब देखो यहाँ समझने का चीज़ है, क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि कार्नेलाइट को, ये तो कार्नेलाइट को आपको नाम दे देगा, अब ये आपको याद रहेगा तभी इसके आयंस आप बता सकते हो। जब आयंस ये वाटर में डिजॉल्व करेगा तो कैसे डिजॉल्व करता है उसको ध्यान से देखो, यहाँ याद का कॉन्सेप्ट है KCl, ठीक है, ये ब्रेक करेगा तो K प्लस और Cl माइनस, ये चार्ज प्लस क्यों कि यहाँ 1 है प्लस 1, ठीक है। MgCl2, ये देखो कोलिन पे क्या है 2 दिया हुआ सब्सक्रिप्ट में, तो चार्ज Mg पे कितना आ जाएगा, Mg प्लस 2। हम लोग जो ये लिखते थे ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, याद होगा 10th में, तो क्या देखते थे, वैलेंसी सब्सक्रिप्ट पे लिखा रहता है इंटरक्रॉस, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, +2, ये जब ब्रेक करेगा तब क्या देगा, Mg प्लस 2, और यहाँ पर 1 है तो Cl पे क्या आएगा, -1, Cl -1। तो जब ये कार्नेलाइट को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कौन कौन से आयन मिले, K प्लस Mg प्लस 2, कोलिन तो दोनों में कॉमन है, तो 3 आयंस। पूछेगा कि कार्नेलाइट को वाटर डिजॉल्व करने में कितने आयंस मिलेंगे, कौन कौन से आयंस मिले, K प्लस Mg प्लस 2 एंड Cl माइनस। या कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है, 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो KCl MgCl2 6H2O, ये याद कर लेने का है। हाँ, ये तो वाटर है ना, ये तो नहीं, ठीक है। पहला चीज याद करने वाला लिख लो उसको अच्छी तरह से। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल, पोटास एलम, पोटास एलम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, K2SO4 L2SO4 होल 3 L2SO4 होल 3 24 H2O। पोटासियम का फॉर्मूला K2SO4 L2SO4 होल 3 24 H2O। हाँ, ये सॉल्ट आगे पीछे हो सकता है, जैसे ABCD चॉइस में ये नहीं, MgCl2 KCl भी लिख सकते हैं, या L2SO4 होल 3 K2SO4 ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शंस में नहीं दिया तो आप खोजो तो पहले K2SO4 था, आज नहीं, ये आगे पीछे हो सकते हैं। अब यहाँ पर आयंस कौन कौन से बनेंगे ये भी दे सकता है, पोटासियम में आयंस कौन कौन से बनेंगे आराम से, ये देखो K प्लस 2 वाला SO4 पे चला गया, SO4 -2, एल्युमिनियम पे +3 आ जाएगा, Al +3, ये 2 यहाँ पे चला गया, SO4 -2। तो कौन कौन से आयन बने, K प्लस बना, Al +3 बना, SO4 -2 बना। कौन, नहीं ये तो आयन हो गया ना, ये तो ग्रुप ऑफ आयन, SO4 OH माइनस, राइट। तो 3 आयंस बने, ठीक है बेटे। तो दूसरा जो याद करना है, पोटास एलम K2SO4 L2SO4 होल 3 24 H2O, फॉर्मूला ये। उसके बाद एक और है, थर्ड मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 होल 2
NH4 whole 2 SO4 6H2O 6H2O FeSO4 NH4 whole 2 SO4 6H2O मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल। इसमें आयंस कौन कौन से होंगे? आयरन के 2 होता है, Fe+2 SO4 -2, ठीक है, NH4+1 और SO4 -2। तो 3 कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O, पोटास एलम K2SO4 L2 SO4 whole 3 24H2O और मोहर सॉल्ट, ये क्या है? तीनों को तीनों डबल सॉल्ट हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, राइट। ठीक है बेटे, इससे भी क्वेश्चंस एक न एक आते हैं, ठीक है ना। चले आगे बढ़े अब हम लोग। मिटा दूं मैं इसको? हो गया अमित? ओके डन। तो ये बेटे बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन हो, सारे में जो जो जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ याद करने का, उसका मतलब वहाँ क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। अब इसी में आपको मोहर सॉल्ट दे देगा, क्या कौन कौन सा फॉर्मूला है, कितने आयंस निकलते हैं, कार्नेलाइट का फॉर्मूला कौन सा है, पोटास एलम का फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला याद रहेगा तो सारा आप आराम से कर लीजिएगा तीनों। तो ये चीज ध्यान देना है, डबल सॉल्ट क्या होता है? वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। अब यहीं पर समझना है कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कंपाउंड जब चार्ज होगा तो कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट पे जब चार्ज हो जाएगा तो आयन हो जाएगा। जब चार्ज नहीं रखें बताएंगे तब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल लेंगे उसको। क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। अभी लिखवा रहा हूं मैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट हो गया, नाम से ही क्लियर हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स आयन जैसे FeCN होल 6 एक एग्जाम्पल मैं दिया हूं, वो वाटर में कभी डिजॉल्व नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी भी वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। कितनों कीजिए वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। तो आपको 12 ब्रैकेट के अंदर है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ही है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन such as FeCN होल 6 और +4 था तो -4, देखो आयन आ गया, चार्ज देने का मतलब आयन हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन सच एज FeCN होल 6 -4 किसका है? ये एग्जाम्पल K4 का है। K4 FeCN होल 6 इसी का है। ये बड़ा ब्रैकेट नहीं दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसी का वो आयन शो कर रहे हैं। इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन है? ये है FeCN होल 6। यदि आयन के फॉर्म लिखें तो -4 लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स आयन सच एज FeCN होल 6 -4 डू नॉट dissociate into Fe and Fe+2 and Cn माइनस। कभी भी Fe+2 और Cn माइनस में डिसोसिएट नहीं होता है। रीजन बिहाइंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नेवर डिजॉल्व इन वाटर। कभी भी वाटर में डिजॉल्व भी नहीं होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होता है, ठीक है बेटे।
तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देसी भाषा में इसको कैसे समझेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है, यही है ना, आयन के फॉर्म में बाहर नहीं निकल सकता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, कहने मतलब आयन के फॉर्म में ब्रेक ही नहीं हो सकता, राइट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट का मतलब समझ में आ गया। डबल सॉल्ट जो होते हैं वाटर में डिजॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि उसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है बेटे, अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है, उसको एक बार जस्ट रिवाइज कर लें, क्योंकि क्वेश्चन भी साथ में साथ करते चलना है। उसके बाद क्लास एंड करते हैं, यहीं पर कॉन्सेप्ट यहीं पर रहेगा। इस पर डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन से जो क्वेश्चंस हैं उसको कवर अप कर लें। Mohr salt is पहला दिया हुआ है Fe NH4 SO2 6H2। दूसरा ऑप्शन Fe NH4 whole 2 SO4 whole 2 6H2O। थर्ड ऑप्शन NH4 whole 2 SO4 FeSO4 6H2O। फोर्थ FeSO4 7H2O। तो मोहर सॉल्ट में क्या होगा, डबल सॉल्ट होंगे, पहला चीज, ठीक है। फॉर्मूला यदि आपको याद है तो खटाक देना मान लीजिएगा, FeSO4 NH4 whole 2 SO4 6H2O, यानी थर्ड होगा। और दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, देखो पहले वाला में एक ही सॉल्ट है FeNH4, दूसरे वाला में देखिए यहाँ भी एक FeNH4, इसमें भी एक ही सॉल्ट है, तो यही वाला अपना थर्ड बिट। फॉर्मूला याद रहना चाहिए तो आप टिक मार्क कर लोगे। ठीक है बेटे, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, an aqueous solution of an aqueous solution of an aqueous solution of potash alum, potash alum gives an aqueous solution of potash alum gives पहला two types of ions, second only one type of ion, third four type of ion, fourth three type of ion। फॉर्मूला क्या है पोटाश एलम का, फॉर्मूला याद आ रहा है, K2SO4 L2SO4 whole 3 K2SO4 L2SO4
होल 3 24H2O। अब यहाँ पर जब इसको डबल सॉल्ट है वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, आयन के फॉर्म में ब्रेक होगा, ये क्या देगा K प्लस SO4 माइनस 2, यहाँ पर Al प्लस 3 SO4 माइनस 2। कितने आयन बन रहे हैं? 1 2 3 आयन्स। ठीक है बेटे, आज यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, आज जाके इसको रिवाइज एक बार जरूर कर लो, क्योंकि आज समझे रहोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में भी समझ में आएगा।